तो आगे के सब स्टार्ट करें। आगे के ओके। वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस। तो हम लोग आज फिर से एक नए सेशन की तरफ आते हैं। जो कल हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थोड़े बहुत अगर आप लोगों के बीच में अगर डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप लोग कर सकते हो, पूछ सकते हो, लेकिन एक बार सेशन खत्म होने के बाद में आप लोग डाउट पूछ सकते हो। ठीक है। तो this is the second lecture for electromagnetic induction from the base academy. I am Vishal sir and I am here in front of you. Good afternoon to all of you. तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्टली हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी उसको हम लोग थोड़ा रिकॉल करते हैं ताकि सभी लोगों को पता चले कि हम लोगों ने क्या टाइटल्स पढ़े थे और किस तरीके से हम लोगों ने उसको हेडिंग्स वगैरह दिया था। वो सब चीजें हम लोग देखते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि मेन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लोग बताते हो तो हेडिंग मिस हो जाता है कि हम लोगों को एक्चुअली पढ़ना क्या है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग कंटिन्यूअस करेंगे कि देखो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसको हम लोग रिकॉल करते हैं कि मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर का नाम है। क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर का नाम है। जिस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले स्टडी किया है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। और मैग्नेटिक इंडक्शन ये सब टॉपिक था उसमें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में। और मैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग ने इंटर रिलेट करके कैलकुलेट किया था और उसके बाद में हम लोग ने डायरेक्टली गो थ्रू दैट इज नथिंग बट उसको हम लोग कहते हैं बाइवोट सैवर्ट लॉ, जो कि मैग्नेटिक इंडक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी थी और उसमें कल ही हम लोग थोड़ा सा जो चीजें पढ़ी थी उसको हम लोग एक बार पिक्चराइज कर सकते हो और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास में रख सकते हो। जब भी आप लोग कोई भी अगर पूरा डेरिवेशन वगैरह हो जाता है तो आप लोग उसको स्क्रीनिंग करके रख सकते हो। तो देखो कि कल हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था बायोट सेवर्ट लॉ। इस बायोट सेवर्ट लॉ में हम लोग देखते हैं बायोट सेवर्ट लॉ इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन जिसको हम लोग डीबी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल मैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैग्नेटिक इंडक्शन यानी क्या है? इनडायरेक्टली हमको क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेंथ कितनी होगी, इस चीज के बारे में हम लोगों को बताता है। तो ये जो चीजें है ये सिंपली लॉ है, तो लॉ के कोई प्रूफ नहीं होते, डायरेक्टली इसका स्टेटमेंट होता है जिस स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोगों को भी याद रखना है। देखो अभी हम लोगों को ये पूरा रिटर्न आउट करने के लिए तो देखो हम लोग किस तरीके से देखते हैं कि मैंने क्या किया है कि इनिशियली हम लोगों ने देखा था कि हम लोग देखते हैं एक
ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है पोर्शन, ये अंदर से आप लोगों को करंट जाते हुए दिखाई दे रहा है ना। इस वायर में, वायर जो बना हुआ है वो छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ है, जिसको आप लोग डीएल एलिमेंट ऐसा बोल सकते हो कि छोटू छोटू वायर छोटू लेंथ, बड़ा वायर तो बड़ी लेंथ, इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो छोटी लेंथ की वजह से छोटी मैग्नेटिक फील्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आइडेंटिफाई होगी, है ना। ऐसा ही धीरे धीरे करके आप लोग छोटे छोटे सेक्शन काट सकते हो, और ये छोटे सेक्शन को पूरे काटने के बाद में फिर से आप वापस ज्वाइन करोगे, तो आप लोगों को दिखाई देगा कि टोटल लेंथ एलिमेंट की वजह से जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। यानी जो भी आप लोगों का फाइनल डेरिवेशन आएगा, उस फाइनल डेरिवेशन में आप लोग कैलकुलेट करोगे कि फाइनल डेरिवेशन में इंटीग्रेशन वाला टर्म कैसे आएगा करके, है ना। तो वो सब चीजें आप लोग को पता है बेसिकली, अगर नहीं भी पता है तो आप लोग उसको समझ सकते हो, और हम लोग इसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे। तो देखो किस तरीके से होता है कि, तो जब हम लोगों ने बायवर्ट सेवर्ट लॉ के बारे में पढ़ा, तो बायवर्ट सेवर्ट लॉ इज बेसिकली यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, और मैग्नेटिक इंडक्शन जिसको हम लोग स्ट्रेंथ कहेंगे, ये डायरेक्टली जो है, ये डीबी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई से, जिसको आप लोग कहते हो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, है ना। और साइन थीटा लेते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि हम लोगों ने साइन थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि साइन थीटा हम लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग जो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक इंडक्शन, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और मोस्ट प्रोबेबली जो है हमारे राइट हैंड रूल को फॉलो करती है। और ये राइट हैंड रूल को फॉलो करने की वजह से इसमें जो भी आप लोगों के पोजिशन वेक्टर और जो लेंथ एलिमेंट है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और उस क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से साइन थीटा ये एंगल आता है। इसलिए यहाँ पे जो बायोट सेवर्ट लॉ है उसमें यहाँ पे इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऐसा कहा गया है। तो ये जो डीबी है, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है, स्मॉल मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। वो किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? 1/r² से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सब चीजें आप लोग बोल सकते हो कि बायवर्ट सेवर्ट लॉ भी इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंट है ना। जैसे हमारे फोर्सेस वगैरह हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके रखे हैं, वैसे आप लोग इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंट है ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। तो देखो इसी को ही मैग्नीट्यूड के टर्म में मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोगों ने लिखा है, उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं dv इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय r²। ये जो तरीका है ये मैथमेटिकल फॉर्म है आप लोगों का, और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहा है ना। तो मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहे हैं ना, आप लोग बोल सकते हो कि जिसको हम लोग मॉड में टर्म लेते हैं ना, आप लोग ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे अगर आप लोगों ने ऐसी दो डंडी अगर अगर निकाली आप लोगों ने, और इसके बीच में अगर इसको अगर आप लोगों ने लिख भी लिया, तो इसका मतलब होता है कि ये दो डंडी आप लोगों को सफिशियंट है कि मैग्नीट्यूड को डिफाइन करनी है ना। इतना तो बच्चा धुरंधर होता है कि उसको मैग्नीट्यूड कैसे बताया जाता है वो पता है। तो डीबी ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, तो इस मैग्नीट्यूड को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ ये फॉर्मूला बनता है। अब क्या होता है कि जब हम लोग बायवर्ट सावर्ट लॉ को मैग्नीट्यूड के टर्म में डिफाइन कर चुके हैं, और ये क्वांटिटी आप लोग का वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग वेक्टोरिकली भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते आना चाहिए। और उस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे नजर घुमाओ ताकि तुमको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि हम लोग लेंगे अभी क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि हम लोग यहाँ पे राइट हैंड रूल से फॉलो करते हैं, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट तुमको कहाँ दिखाई दे रहा है? देखो 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 देखो, तो ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि डीएल क्रॉस आर एलिमेंट से आप लोग क्या करते हो, देखते हो। तो डीएल और आर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, और उसका प्रोडक्ट जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है हमारे पास में, डीएल क्रॉस डीएल इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू साइन थीटा। और यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो डीएल साइन थीटा जो कि ऊपर के इक्वेशन में दिखाई दे रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ से ऐसा कुछ तो भी चीजें निकालेंगे, और फिर उसको हम लोग इस डेरिवेशन में पुट करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि डीएल साइन थीटा की जगह हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से इस फिजिकल क्वांटिटी को इस इक्वेशन में पुट करने के बाद में डीबी ये मैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसके वेक्टर फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं।
और लिखेंगे किस तरीके से, वो थोड़ा इधर नजर घुमाओ तो समझ में आएगा आप लोगों को। कि हम लोगों ने देखो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये फॉर्मूले से हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ से दिखाई दे रहा है देखो डीएल साइन थीटा, डीएल साइन थीटा को हम लोग कहाँ से लिया, तो डीएल साइन थीटा इज इक्वल टू डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर, यानी डीएल साइन थीटा की जगह ये जो चीज है वो यहाँ पे आ जाएगी। और इसी की वजह से आप लोगों को ये दिखाई देता है कि यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा ऑटोमेटिकली। और तो यहाँ से म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो टर्म है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो इसका, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये सेशन में हम लोगों ने इस तरीके की कुछ चीजें हम लोगों ने लास्ट टाइप में देखी थी। तो एक बार मैं इसको अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर लूँ। ठीक है, अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से आप लोगों ने इसको देखा है। तब तक के मैं जितने वेटिंग रूम में हो तो उनको अलाउ कर लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था बाइवोट सेवोट लॉ जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ चुके हैं। और अभी हम लोग देखेंगे इसकी एक एप्लीकेशन पर्टिकुलरली, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ, तो अभी देखो इसका एप्लीकेशन है बाइवोट सेवोट लॉ का, जिसके लिए हम लोग एक अच्छा खासा सा प्रूफ देखेंगे। तो उस प्रूफ को ऑब्जर्व करते समय में आप लोग को सही तरीके से मैथमेटिकली कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, थोड़ा बहुत हम लोग उसको ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो देखो कुछ इसी तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो पढ़ते समय में हम लोगों ने क्या करना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको मैं बाद में तुमको जूम करके अच्छे तरीके से दिखाता हूँ कि मैग्नीट्यूड मैग्नी ऑफ एन मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि हम लोग ये एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। किसके एप्लीकेशन किसका है ये, एप्लीकेशन है जो कि बायोट सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। ठीक है, जिसका स्पीकर चालू है वो बंद कर दो। ठीक है, तो बायोट सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों को डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके थ्रू हम लोग इसको फॉलो करेंगे। तो इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर, अभी हम लोगों ने जैसा वायर एलिमेंट देखा था उसी तरीके से हम लोग इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर देखेंगे। तो कैसा देखेंगे कि ये है आप लोगों का एक इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर। अब आप बोल रहे होगे सर ये इनफाइनाइट कैसे हो गया, हमको तो दिखाई दे रहा है पूरा पूरा फाइनाइट हो गया। तो देखो बेटा हम लोग यहाँ से ये टिम्ब टिम्ब करके हम लोग क्या करते हैं, डॉट बनाते हैं और इधर में इंफिनिटी की तरफ में मैं लेके जा रहा हूँ। और यहाँ से डॉट 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 करते हुए यहाँ पे मैं माइनस इंफिनिटी की तरफ में इसको लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई आप लोगों की प्लस इंफिनिटी, ये हो गई माइनस इंफिनिटी। तो इमेजिनेशन के लिए हमारे लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। ये इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब हम लोगों को पता है कि इसमें से करंट फ्लो होगा, तो करंट ऑब्वियसली जो फ्लो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में आप लोगों को जाएगा। तो अब समझने के लिए आप लोग इसको एक और दो एरो मार्क से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके में से क्या फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है ना। तो इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये इन्फाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर है।
तो इन्फाइनेटली करंट कैरिंग कंडक्टर यानी हम लोग हर एक छोटे एलिमेंट पे जाके चेक करेंगे। तो राइट हैंड रूल के हिसाब से हम लोगों को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोगों को जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी वो मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन, तो अच्छी तरीके से समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्शन बोल रहा हूँ। यानी जो भी छोटा एलिमेंट है डीबी, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन कैसी होगी, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी। और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी इसलिए मैं इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी ऐसा कुछ समझो कि रॉकेट आया है और ये पेज के अंदर में सीधा घुस रहा है और अंदर की तरफ चला जा रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ से हम लोग एलिमेंट कंसिडर करेंगे और हम लोग देखेंगे अभी कि बायोट सावर्ट लॉ के प्रोसीजर के थ्रू ही हम लोग जाएंगे, उसकी स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे और थोड़े बहुत ज्योमेट्रिकल एजम्पशन लेंगे जिससे आप लोगों को सीधी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ मैं, ऊपर भी ले सकता हूँ नीचे भी ले सकता हूँ, किधर भी हम लोग ले सकते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हम लोग ने जिसको हम लोग इस तरीके से कुछ डीएल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आप लोगों का स्मॉल एलिमेंट है ये डीएल एलिमेंट है। इस डीएल एलिमेंट से हम लोग देखेंगे तो बॉटम सेक्शन से हम लोग यहाँ से एक पर्टिकुलरली चीज ड्रॉ करेंगे और ये जो ऊपर का सेक्शन है यहाँ से हम लोग एक चीज ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम लोग इसको पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। और ये जो परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डॉटेड लाइन से, यहाँ से ये सेंटर की पोजीशन है ऐसा मान के चलो। और इस सेंटर की पोजीशन से डीबी तक का जो पोजीशन है आप लोगों को वो वहां से हम लोग जो डिस्टेंस है उसको हम लोग ए कंसीडर करते हैं। ए यानी दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पे चलो भाई हमने मान लिया यहाँ पे ये ए डिस्टेंस है। अब ये पर्टिकुलरली आप लोगों को पता है कि ये वाई एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है ना, नहीं भी और दिखाई दे रहा होगा तो भी मान के चलो कि ये वाई एक्सिस है। इस वाई एक्सिस में आप लोग मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो पर्टिकुलरली वाई है ऐसा मान के चलते हैं। कहाँ से, सेंटर से लेके तो यहाँ तक का डिस्टेंस ये वाई है। ठीक है, तो ये एरो मार्क में थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लो कि यहाँ पे वाई है और ये जो छोटा एलिमेंट है वो है डी वाई। ठीक है, तो जो छोटा एलिमेंट है डी वाई। अब डी वाई एलिमेंट से भी आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया आप लोगों का। अब यहाँ से पर्टिकुलरली हम लोग जब एरो बनाएंगे तो देखो एरो मार्क बनाते समय में मैंने इधर की तरफ जा रहा है तो ये बन रहा है एंगल थीटा। ये एंगल थीटा होगा और यहाँ से लेके तो यहाँ तक यानी ये छोटा जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट की वजह से एंगल जो बनेगा वो होगा एंगल डी थीटा। ये जो एंगल है पर्टिकुलरली डीटा यानी छोटी छोटा जो एंगल है छोटू बन गया यहाँ पे अपना डी थीटा। तो डी थीटा यहाँ से अपन लोग एंगल कैलकुलेट करेंगे और उसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन जो है हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब हमारा समय हो चुका है कि हम लोग अभी देखते हैं कि डायरेक्टली हम लोग अभी हमारी डायग्राम बन चुकी है अच्छी तरीके से और हम लोग यहाँ से डायरेक्टली बायवर्ट सावर्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। तो बायवर्ट सावर्ट लॉ को अप्लाई करते हैं और डायग्राम को एक अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान में रखो कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बायवर्ट सावर्ट लॉ में अप्लाई करते समय में हमारे लिए जरूरी क्या है कि डीबी डीबी इक्वल टू, अब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, पहले मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख लेते हैं। तो डीबी इज नथिंग बट इक्वल टू डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई जो करंट वहां से फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे डीएल लिख रहे थे हम लोग, तो डीएल एलिमेंट की जगह अब हम लोग यहाँ पे जो वाई एक्सिस लिए हम लोगों ने कंसीडर किए तो हम लोग उसको डी वाई के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डीएल का ही सफिक्स हम लोगों ने डी वाई लिया है। ठीक है, तो ये डी वाई जो है जिसमें से करंट आप लोगों का पास हो रहा है तो डी वाई इंटू, अब हमारा कौन सा एंगल बनेगा, जो एंगल इस डी वाई एलिमेंट के साथ में यहाँ जो बन रहा है उस एंगल को हम लोगों को मेजर करना है। तो हम लोगों को बताए ये है आप लोगों का थीटा, तो ये हो गया 90 डिग्री, यानी ये बचा हुआ कितना होगा 90 माइनस थीटा एंगल हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आई इंटू डी बाय इंटू जो भी साइन एंगल बना था हमारा उसका एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है। तो 90 माइनस थीटा ये हमारा एंगल बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं और फिर हमारा फिर छोटी सी टर्म है जो हम लोग इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये जो आर डिस्टेंस है उसको हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि यही जो डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस है, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये बॉटम वाला जो सेक्शन है उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ये जो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके तो डीबी तक के यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है हम लोग आर मान के चलते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो गया ये आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ
पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से आप लोग सीधा देखोगे ये y है, ये a है, और ये जो पर्टिकुलरली हाइपोटेन्यूज दिखाई दे रही है वो r से रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें जो कैलकुलेट करेंगे वहां से हम लोगों को दिखाई देता है कि y यूजिंग हमारा वही कॉमन सा थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वरून अपन यहाँ पे कंसीडर करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है, जिसको हम लोग आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू क्या होता है, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा हमारा फॉर्मूला होता है। यानी आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो कि आर इज नथिंग बट इक्वल टू, आर इज नथिंग बट, यानी आर को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसका पावर कितना होता है 1/2 होता है। तो आर स्क्वायर की टर्म ये होगी, आर की टर्म आप लोगों का वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका अंडर रूट, तो अंडर रूट है यानी पावर कितना है 1/2 है। इस हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोगों को पता है साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू, आप लोगों को कॉस थीटा की टर्म पता है, तो इस तरीके से कॉस थीटा का टर्म हो जाता है, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अभी ये जो इक्वेशन नंबर है उसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग कंसिडर करके रखते हैं। उसके पहले मेरे को ये जो dy है उस एलिमेंट को इस ज्योमेट्री से फाइंड आउट करना है, और जो r फंक्शन है उसका भी टर्म्स इन टर्म्स ऑफ y देना है। अब ये चीज क्यों कर रहे हैं हम लोग वो समझो, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो भी db फाइंड आउट हो रहा है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द dy एलिमेंट। यानी ये जो एलिमेंट है, यानी इसमें क्या हो रहा है कि जो चेंज होने वाली चीज है वो y एक्सिस पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा सारा जो डेरिवेशन है इन टर्म्स ऑफ y आना चाहिए। यानी वहां पे जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम आउटपुट जो y के टर्म में होगा वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देता है कि db को कैलकुलेट, तो यहाँ से मैं ज्योमेट्री में जाऊंगा, और ज्योमेट्री में जाने के बाद में मैं यहाँ से आइडेंटिफाई करता हूँ कि किस तरीके से मैं dy की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करूंगा। ये जो आप लोगों का टर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये डॉटेड dy का जो टर्म है वो dy का टर्म और r का टर्म, ये दोनों भी टर्म्स मैं क्या करूंगा इसके ऊपर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा ज्योमेट्री के ऊपर से। ठीक है, तो देखो ज्योमेट्री के ऊपर से हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे r का वैल्यू तो हो गया आप लोग का फाइंड, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर की जगह आप डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की टर्म लिख सकते हो। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा की जगह आप लोग लिख सकते हो कॉस थीटा, क्या लिख सकते हो कॉस थीटा लिख सकते हो। और उसके बाद में जो dy एलिमेंट है आप लोगों का, इस dy एलिमेंट के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो लेट्स सी द, तो देखो कि हम लोगों को क्या करना है, इस ज्योमेट्री के ऊपर से आइडेंटिफाई करना है हमको tan थीटा। ठीक है, तो हम लोग tan थीटा निकालेंगे। तो देखो tan थीटा हमको क्या दिखाई दे रहा है कि tan थीटा इज नथिंग बट, सर इतना का हमको मैथमेटिक्स में अच्छी तरीके से आता है, tan थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ से हम लोग सर ले लेंगे, यहाँ पे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, y डिवाइड बाई ए आप आराम से। ठीक है, म्यूट कर दो साउंड, इसका फिर से शुरू हो गया है, बीच बीच में तकलीफ मत दो नहीं तो बंद कर देता हूँ। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ तो y इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का a tan थीटा। तो बहुत अच्छा तरीका है, तो देखो ये आइडेंटिफाई करने के लिए, तो y इक्वल टू a tan थीटा आप लोगों का, ये हम लोगों ने ज्योमेट्री के ऊपर से निकाला है, आराम से मिल जाएगा आप लोगों को a tan थीटा। तो यहाँ से हम लोगों ने y डिवाइडेड बाय a, तो y इक्वल टू a tan, इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि क्या पता चलेगा, dy इक्वल टू, dy इक्वल टू हो जाएगा ए tan का जो होगा वो होगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy इक्वल टू ए sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे। समझ में आ गया, तो ये चीजें जो है हम लोग, अब हम लोग ये हमारे पास में dy की वैल्यू भी मिल गई, इसको हम लोग इसको स्टार मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों का आर की वैल्यू भी होगी, ये जितने भी स्टार दिखाई दे रहे हैं जो तुम्हारे जीवन में भी सितारों का काम करने वाले हैं, ये सभी स्टार को उठा के तुमको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ताकि इससे हम लोग एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन डिराइव कर सके जो कि हमारे करंट कैरिंग एलिमेंट्स के लिए हमेशा यूटिलाइज हो। समझ में आ गया।
तो देखो अभी इक्वेशन नंबर 1 को इम्प्लाइज करते हैं और ये सारी चीजें हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हम लोग इसमें देखिए कि इक्वेशन 1 को मैं इम्प्लाइज कर रहा हूँ और जो स्मॉल एलिमेंट है डीबी उसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डीबी इज नथिंग बट इक्वल टू, बार बार इसके ऊपर टोपी आ जा रही है, तो डीबी इक्वल टू क्या होगा कि डीबी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, यहाँ से इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, और इंटू आई। dy की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, dy इज नथिंग बट इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग जो बचा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा था, देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, उसकी जगह आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, हम लोग यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम लोगों को दिखाई देगा कि आर स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और उसके बाद में यहाँ से तो अभी देखो, अब इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोगों को अभी यहाँ से हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा हमको और एक चीज इंट्रोड्यूस करनी है, तो आगे हम लोग डेरिवेशन को बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये हमारी चीज कॉमन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई भी चीज कॉमन है, ए इंटू एक्स स्क्वायर, इसको भी हम लोग अच्छी तरीके से लिखेंगे, इंटू कॉस थीटा इंटू टी थीटा, ये चीज यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगी। और अब जो नीचे वाली टर्म है उसमें हम लोग थोड़ा सा एक और चीज पुट करके हम लोग कुछ नया चीज डिराइव करेंगे। तो देखो ऐसे, हालांकि ये पुराना ही है लेकिन आप लोग अच्छी तरीके से समझो कि अब मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इस वाई की जगह मैं पुट करूंगा ए टैन थीटा। तो y की जगह ए टाइम खींचूंगा और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ, तो ए स्क्वायर को मैं थोड़ा सामने लेके आ जाता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस, तो प्लस साइन है तो आप लोग आगे पीछे लिख सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं हो जाएगा बिल्कुल। तो y की जगह हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसकी जगह पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये देखो कि हमने सिंपली क्या किया है, वाई स्क्वायर की जगह में y इक्वल टू ए टैन थीटा लिया है, तो y स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करोगे टर्म को तो इस तरीके से आ जाएगा, ये इजी हो जाएगा। अब इसमें से जो कॉमन टर्म है वो है ए स्क्वायर, जो कि हम लोग इसके बाहर निकालेंगे। तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा आई ए सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, हम लोग यहाँ से निकालेंगे ए स्क्वायर, हम लोगों ने कॉमन निकला, तो ये हो गया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। हाँ, और यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज है, इसको हम लोगों को ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको कॉमनली लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट टर्म हो गई जो हम लोगों ने कॉमन निकाली, कॉमन निकालने के बाद में हमारे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा ये वाली टर्म जो है वो आ गई। अब ये जो टैन स्क्वायर वाली टर्म है, मैं यहीं से थोड़ा एरो मार्क करके लिख देता हूँ कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। आप लोग चाहे तो लॉग टेबल में जाके इसको चेकआउट कर सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता है, यानी पढ़ाने वाला सर आपको तो सही पढ़ा रहा है कि नहीं उसका भी अंदाजा हो जाता है। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ेंगे तो देखो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, यहाँ से आई इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, हम लोग लेंगे यहाँ से, तो ये ए स्क्वायर का टर्म हो गया और यहाँ पे बचा हुआ सेक स्क्वायर थीटा वाला टर्म आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग अब डेरिवेशन की फाइनल टर्म्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ चुके हैं और हम लोग अभी लास्ट पोर्शन की तरफ आएंगे। यहाँ से दिखाई दे रहा है तुमको कि सेक स्क्वायर थीटा ने सेक स्क्वायर थीटा को कैंसिल किया, ये जो ए है उसने भी ए को कैंसिल किया, बाकी ऐसा कुछ भी कैंसिल नहीं होता है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जो बची हुई चीज है वो हम लोग देखते हैं। तो अभी इसमें बचा कौन सा टर्म है कि म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, और इसमें हम लोग देखेंगे कि आई इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं ए, अब मैंने इसको थोड़ा सा इसलिए ऐसा अरेंज करके लिखा हूँ
क्योंकि मेरे को अभी डायरेक्टली अगर कुछ चीज़ अगर हम इसमें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो ताकि मेरे को प्रॉब्लम ना जाए, इसलिए आप लोग इसको समझ के ले लो कि डीबी की वैल्यू निकल गई है। तो डीबी की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों का, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा डी थीटा। तो डीबी का एक्सप्रेशन हमारा जो है वो इस टर्म में निकला। अब हमको जो है वो इस स्मॉल एलिमेंट्स की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक इंडक्शन, वो डीबी था। अब हमको पूरे वायर के लिए लेना है, जो कि माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक के है, इन्फिनिटी के में इन्फिनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को हम लोग जोड़ लेंगे और जोड़ के पूरी वैल्यू अगर निकालनी है तो इसको हम लोग कहते हैं, हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करते समय में म्यू नॉट भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, 4 पाई भी कांस्टेंट है। ये जो ए डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा करंट एलिमेंट यहीं पे है। तो इसकी वजह से हमारा जो प्रोड्यूस हो रहा है वो वैल्यू आप लोगों को डीबी दिखाई दे रहा है। तो ए भी कांस्टेंट है, आप लोगों का आई भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगी, बचेगा सिर्फ टर्म कौन सा होगा, वो होगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये वाली टर्म। इसलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करते समय में हमारी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर अब इसको हम लोग लिमिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो भी मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो सर जीरो से स्टार्ट होगा और बी पे एंड होगा। यानी तकरीबन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे तो जीरो से लेके बी तक की हमारा लिमिट हो जाएंगे। यानी हम लोग यहाँ से जो भी आउटपुट निकलेगा वो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा वो बी होगा। तो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अभी देखो क्या होता है कि हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एंगल्स, जिसको हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग डायग्राम की तरफ जाते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट किस तरीके से कंसीडर करना है उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम है हमारी। तो यहाँ से ये पर्टिकुलरली इससे ऊपर की साइड में जितना भी एंगल जाएगा, जितना भी एंगल यहाँ से समझो ये पूरा इंफिनिटी की तरफ जा रहा था, यहाँ से जितना भी एंगल बढ़ेगा आगे में, इस एंगल को लेते हैं हम लोग थीटा वन। कौन सा एंगल लेते हैं, थीटा वन एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है थीटा वन एंगल हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ से लेके ऊपर की तरफ जो एंगल बढ़ रहा है। और ये थीटा वन को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, जो कि हम लोग ऐसा बोलेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मिल गया है, तो लिमिट की कंडीशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लिमिट हो जाएगा, वो होगा थीटा वन से अब हमारे अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम लोग लिखेंगे। तो अपर लिमिट लिमिट जो है आप लोगों का वो थीटा वन कंसिडर करो, और लोअर लिमिट जो है वो थीटा टू कंसिडर करेंगे, जिसको हम लोग माइनस थीटा टू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इसको लिखेंगे किस तरीके से, तो मैं थोड़ा सा डेरिवेशन म्यू नॉट आई बाई ए, और यहाँ से हम लोग कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन थीटा, और इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम लोग पुट करेंगे। तो ये होगा थीटा वन, ये थीटा टू, जो कि माइनस साइन से रिप्रेजेंट होगा, वो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय यहाँ पे आई डिवाइडेड बाय ए, और ये साइन थीटा वन, और ये माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा टू। तो इसका जो माइनस साइन है वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, तो यहाँ से ये चीज़ आप लोगों को दिखाई देगी। और इस तरीके से म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये बी के लिए हमारा एक्सप्रेशन बन गया। तो बी के लिए अभी ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो स्टैंडर्ड है, और इसको आप लोग कई लाइन एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो कि कैसे आया है। देखो, तो इंटीग्रेट किया, साइन थीटा बना, अपर लिमिट लिया थीटा वन क्लॉकवाइज के लिए,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस थीटा टू, लिमिट कितना हो गया थीटा वन से लेके तो माइनस थीटा टू तक के, साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये लास्ट वाला टर्म मिलता है। ठीक है, अब हमारा मेन मोटो क्या था, ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया जो कि हम लोगों ने इस करंट कैरिंग वायर एलिमेंट से हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे। यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो डिराइव हो चुका है। अब हमारे लिए जो हमारा हेडिंग था उसका आंसर क्या है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो कि हमारा मेन मोटो था कि हमको फाइंड आउट करना है एप्लीकेशन